अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो एक टॉपिक बार बार पाकिस्तान एयरफोर्स की जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनसे रिलेटेड उठाया जा रहा है और ये टॉपिक जो है ओरिजिनेट होता है वो हमारे एयर कॉमोडोर खालिद चिश्ती के एक इंटरव्यू से, जहां पर उन्होंने F-16 से रिलेटेड ये बात की। मेगा कॉन्फ्लिक्ट स्पेशली यहाँ पर जो 7 मई की रात है वहाँ पर, क्योंकि जो फाइट है BVR फाइट है वो स्टैंड ऑफ रेंज के ऊपर हुई, तो F-16 जो है वो क्योंकि कैपेबिलिटी में J-10C और राफेल से नीचे है, यानी कि उसके पास कोई एयर टू एयर मिसाइल नहीं है जो कि 150 से 200 किलोमीटर के ऊपर टारगेट को हिट कर पाए, तो इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने यहाँ पर J-10C और J-17 ब्लॉक 3 को आगे रखा जो कि PL-15 के साथ आते हैं, और जो हमारे F-16 एयरक्राफ्ट हैं उनको रियर डिफेंस के लिए रखा, यानी कि पीछे रखा। ये इतना बेसिक फैक्ट है कि पाकिस्तान में तो हर किसी को पता है कि J-10C एयरक्राफ्ट या फिर इवन J-17 ब्लॉक 3 भी जो है वो F-16 एयरक्राफ्ट से एक सुपीरियर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि वहां पर ESA रेडार है और जो BVR मिसाइल है वो लॉन्ग रेंज की है। सिमिलरली इंडिया की तरफ से भी क्योंकि राफेल और मीटियोर का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि 150 किलोमीटर के ऊपर ये इफेक्टिव BVR मिसाइल है, उस हिसाब से भी इस पूरी BVR फाइट में जिसका जो रेडियस है 150 से 200 किलोमीटर है, वहां पर F-16 को यूज करना बनता ही नहीं था। अब 1.5 साल के बाद भी डेस्परेटली यहाँ पर भाग भाग कर क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि देखो यहाँ पर राफेल और मीटियोर का इतना बड़ा थ्रेट था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 एयरक्राफ्ट हैं, जिसको पाकिस्तान एयरफोर्स का कभी इंटेंशन ही नहीं था, उनका प्लान ही नहीं था J-10C के होते हुए फ्रंट लाइन के ऊपर लाने का, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के अगेंस्ट में नहीं यूज किया। और ये देखो इंडियन एयरफोर्स की जो राफेल एयरक्राफ्ट है उनकी कितनी बड़ी सक्सेस है। लॉजिक का यहाँ पर कोई पता नहीं, कॉमन सेंस का कोई पता नहीं है कि जब एक फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म जो है एक एयरफोर्स ने अक्वायर किया हुआ है जो कि J-10C एयरक्राफ्ट है, उसके बाद उन्होंने अपने J-17 ब्लॉक 3 को सर्विस में रखा है जो कि दोनों ही ESA रेडार्स के साथ आते हैं, और जो 200 किलोमीटर की PL-15E है उसको यहाँ पर कैरी और फायर कर सकते हैं। और ये इसी वजह से किया गया था कि F-16 के साथ जो M120 AMRAAM है वो 100 किलोमीटर रेंज की एक BVR मिसाइल है। जैसे अभी इस टाइम के ऊपर जो F-16 ब्लॉक 70-72 अपग्रेड है पाकिस्तानी F-16 को नहीं मिला, जो 180 किलोमीटर की M120D AMRAAM जो है वो भी हमें अभी तक सप्लाई नहीं की गई, तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए जो है वो चाइना से PL-15 को अक्वायर किया गया था, जिसने हमारी जो BVR रेंज है उसको 200 किलोमीटर तक किया। अब किसी भी एयरफोर्स के अंदर थोड़ी सी भी लॉजिक एग्जिस्ट करती है ना, तो वो अपने मोस्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट को पहले रखेगी, यानी कि फर्स्ट हैंड पे फ्रंट लाइन पे रखेगी, और जो उनके सेकंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है उनको रियर डिफेंस के ऊपर रखा जाएगा। पाकिस्तान के केस में J-10C और J-17 ब्लॉक 3 आगे थे, F-16 पीछे ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सिचुएशनल अवेयरनेस थी। उनको पता था कि यहाँ पर एक BVR फाइट होगी, स्टैंड ऑफ रेंजेस के ऊपर जो है फाइट होगी, तो बिला वजह F-16 को, जब उसके पास वेपन ही नहीं है लॉन्ग रेंज के ऊपर फाइट लेने का, तो उसको आगे लाने का कोई मकसद नहीं था बनता। इंडिया में लोग यही सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि F-16 जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है और इस वजह से वो एयरक्राफ्ट जो है वो आगे नहीं आ पाया। तो अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे तो LCA तेजस जो है वो तो 7 मई को फ्लाई तक नहीं किया, उसका जो स्क्वाड्रन है उसने तो यहाँ पर टेक ऑफ तक करने की हिम्मत नहीं की। तो अगर इस स्केल से यहाँ पर आप एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी देखते हो तो आपका LCA तेजस तो बहुत पहले से ही ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन जिस तरह से तेजस की जगह पर और काफी कैपेबल प्लेटफॉर्म मौजूद थे, राफेल एयरक्राफ्ट मौजूद था, तो तेजस जैसा जो इंफीरियर प्लेटफॉर्म है जिसके शूट डाउन होने के चांसेस ज्यादा है, आप उसको कॉम्बैट में यूज नहीं करते। मैं बताऊं, जिस बंदे ने भी ये बात किया उसके अंदर थोड़ी सी भी लॉजिक होती ना, तो वो ये बात यहाँ पर कभी नहीं करता, क्योंकि ये स्केल नहीं होता किसी एयरक्राफ्ट की जो कैपेबिलिटी है उसको एनालाइज करने का। एयरफोर्स की टैक्टिक्स यहाँ पर मैटर करती है, जिसके हिसाब से वो जो अपना डिफरेंट इक्विपमेंट है उसको डिफरेंट डोमेन के अंदर डिप्लॉय करती है। फिर यहाँ पर एक नैरेटिव आया कि F-16 जो है वो अब एक ऑब्सोलीट प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, तो ये बात यहाँ पर ठीक है, एक हद तक आप कह सकते हो, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म जो है वो हमने 1980s में अक्वायर किया था, तो आप कह सकते हैं कि वक्त के हिसाब से वो जो कैपेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं हो पाई। सिर्फ यहाँ पर एयर टू ग्राउंड डोमेन की बात हो रही है। एयर टू एयर डोमेन की जहां तक बात है, तो राफेल एयरक्राफ्ट को साइड पर रखकर इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि एयर टू एयर डोमेन में पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 एयरक्राफ्ट को यहाँ पर डोमिनेट कर जाए। 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट आज 2026 में 80% इंडियन एयरफोर्स की जो फाइटर फ्लीट है उससे एयर टू एयर वॉरफेयर में बेटर एयरक्राफ्ट है। इसके बाद यहाँ पर यह कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने एयरक्राफ्ट को सही तरह से अपग्रेड नहीं कर पाती। उनको एयरक्राफ्ट अपग्रेड करने के लिए या तो चाइना के पास जाना पड़ता है या फिर US के पास जाना पड़ता है। तो ये यहाँ पर वो कंट्री कह रही है जो कि Su-30 MKI जो है वो 2004 की कन्फिग्रेशन वाली यूज करते हैं। सुपर सुखोई का अभी यहाँ पर कोई पता नहीं है। मिराज 2000 की बात करेंगे तो वहां पर फ्रांस ने इनसे अच्छे खासे फंड्स ले लिए, लेकिन अपग्रेड ऐसी करके दी जो कि 10 साल भी नहीं चली, और इस केस में ये फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट थे। Su-30 MKI के केस में जो सुपर सुखोई है वो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। रशिया अलाउ करेगा तो सुपर सुखोई अपग्रेड जो है Su-30 MKI के अंदर हो सकती है। MiG-29K जो कि इनकी नेवी यूज करती है, उसको ये यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए इनको रशिया का मुंह देखना पड़ता है, जो कि सही तरह से अपग्रेड प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। तो ये इनके फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स का हाल है, जिसकी अपग्रेड को लेकर इनको बाहर की कंट्रीज का मुंह देखना पड़ता है। पाकिस्तान के केस में भी ऑल दो चीजें यहाँ पर ऐसी हैं, लेकिन मेनली वो F-16 एयरक्राफ्ट को लेकर है, जहां पर हम अपग्रेड को लेकर पूरे तरीके से US के ऊपर डिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट है। जहां तक जेट-एन-सी की बात है तो उसका आईसीडी हमारे पास है। JF-17 थंडर का जो आईसीडी प्लस सोर्स कोड है वो हमारे पास है। कोई अपग्रेड हो, कोई वेपन इंटीग्रेशन हो, वो हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। फ्यूचर के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं PFX एयरक्राफ्ट, उनके ऊपर जो कंट्रोल है वो हमारा होगा। इवन हमारे जो मिराज एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ जो मॉडर्न एयर टू ग्राउंड वेपनरी है उनको हमने अपने तौर पर पाकिस्तान में इंटीग्रेट किया है। जहां पर वो एयरक्राफ्ट जो कि 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट है वो आज 700 किलोमीटर का एक जो क्रूज मिसाइल है उसको कैरी और फायर कर सकता है। आज आकर इनके पास नैरेटिव पता क्या बचता है कि हमारे जो S-400 है उन्होंने तो 7 मई को आधी पाकिस्तान एयरफोर्स को शूट डाउन कर दिया। 1.5 ईयर्स के अंदर ये एक पीस ऑफ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि जहां पर कंफर्म हुआ हो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुआ है। फिर कहते हैं कि जकोबाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयरबेस है जिसे PF बेस शहबाज कहा जाता है, वहां पर जो एक मेंटेनेंस हैगर है उसमें 15-20 F-16 जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो सबको यहाँ पर पता है कि एयरबेस के ऊपर हार्डन शेल्टर्स होते हैं और जब एयरबेस को थ्रेट होता है तो वो जो सारे फाइट एयरक्राफ्ट है उनको हार्डन शेल्टर्स में पार किया जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर PF बेस शहबाज के उस हैंगर में जब एक मिसाइल आके उसने स्ट्राइक किया तो सिर्फ यहाँ पर धूल और मिट्टी नजर आई। आपको किसी किस्म के जो ब्लैक क्लाउड है, ऑयल स्टेन्स हैं, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले। तो सब कुछ इग्नोर कर दिया। अपने जो 8 प्लेटफॉर्म शूट डाउन करवाए हैं दुनिया की वन ऑफ दी लार्जेस्ट BVR फाइट के अंदर, वो सब कुछ मिस कर दिया। और बात यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से हमने कुछ खाली हैंगर्स को और रनवेज को हिट करके कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है। इनसे बहुत बेहतर जो है वो ईरान ने परफॉर्म किया है, जहां पर उन्होंने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करते हुए मल्टीपल जो गल्फ में एयरबेसेस हैं उनको अच्छा खासा डैमेज इन्फ्लिक्ट किया। हालांकि डैमेज जो है वो भी रिपेयरेबल है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी एयरबेसेस को हिट करके जो ऑस्कर अवार्ड लेने की कोशिश की जा रही है, ये एफर्ट, ये चूरन जो है वो इसका अलग ही नेचर है, क्योंकि बॉर्डर के उस साइड पर बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। बाकी और इस टॉपिक के ऊपर कोई बात करने को है नहीं। आपका क्या ओपिनियन है काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।